So hello everyone, welcome to my channel The Rising Learnings. Today we are going to reading the chapter The Globe of our social studies book. First we see the inside of this book. हम इस बुक में इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा अर्थ सरफेस। हम अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ की सरफेस पे क्या क्या है और कैसी सरफेस है अर्थ की। और इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ए ग्लोब। जैसा कि आपका चैप्टर का नेम है ग्लोब, तो ग्लोब क्या होता है ये भी टॉपिक हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। और देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स क्या हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं और अर्थ ग्रिड। तो ये हमारे 5 टॉपिक्स रहेंगे जो हम इस चैप्टर के अंडर कवर करेंगे। द अर्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक जो अर्थ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूनिक प्लेनेट है। इसे यूनिक प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ है, जिस पर लाइफ ही एग्जिस्ट है और कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है जिस पर लाइफ है। इसलिए हम इसको यूनिक प्लेनेट कहते हैं क्योंकि इस प्लेनेट पे लाइफ है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर। जियोग्राफिकल तरीके से हम इसके अगर सरफेस को डिवाइड करें तो इसका सरफेस हम अर्थ सरफेस को लैंड एंड वाटर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट इज़ आल्सो सराउंडेड बाई एन एनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फियर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ के बाहर जो एक एनवेलप या ब्लैंकेट की तरह आप मान लीजिए जो ब्लैंकेट एयर का बना हुआ है, उस ब्लैंकेट को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फियर। द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर मैक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। क्या कारण है कि अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, किन रीजंस की वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है? तो यह है कि वाटर और एयर की प्रेजेंस। यदि वाटर और एयर अर्थ पे प्रेजेंस नहीं होगा तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। यही मेन कारण रीज़न बताता है कि अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है और इसलिए ये अर्थ एक यूनिक प्लेनेट बोला जाता है। इन द पास्ट पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। अब हम बात करेंगे कि पुराने ज़माने में लोग सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है, बट ऐसा नहीं है। दैट दे थॉट दैट इफ़ वुड वे रीच इट्स दे वुड फॉल ऑफ। और वो लोग सोचा करते थे कि अगर हम इसके किनारे की ओर जाएंगे, इट्स की तरफ जाएंगे तो हम लोग गिर जाएंगे। वो लोग सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है, इसलिए वो लोग किनारे की ओर ज़्यादा नहीं जाते थे। दिस इज़ द रीज़न वाई दे वांटेड नेवर वांटेड टू ट्रैवल टू फॉर। ये एक रीज़न था कि वो लोग क्यों ज़्यादा दूरी की यात्रा नहीं तय करते थे, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है, अगर हम किनारे जाएंगे तो हम गिर सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था मैगेलन। ये एक सेलर थे। इन्होंने एक चैलेंज लिया था कि हम पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। इन्होंने अपनी बोट के द्वारा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाया। आफ्टर ईयर्स ऑफ सेलिंग, बहुत से सालों के बाद इनको पृथ्वी का चक्कर लगाने से हिज शिप रिटर्न टू द सेम प्लेस। जब इन्होंने बहुत सालों में इन्हें समय लगा तो इन्होंने जब पृथ्वी का चक्कर लगाया और ये वहीं पर वापस आ गए जहाँ से इन्होंने चक्कर लगाना शुरू किया था। फ्रॉम वेयर इट हैड स्टार्टेड, हेंस प्रूविंग दैट द अर्थ वॉज नॉट फ्लैट बट राउंड। तो एक मैगेलन व्यक्ति थे जिन्होंने प्रूव किया था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, कि राउंड है, क्योंकि उन्होंने अर्थ में जहाँ से चक्कर लगाना स्टार्ट किया था वो वहीं पर वापस आ गए थे। तो इस तरह से उन्होंने प्रूव करके ये दिखाया था कि अर्थ फ्लैट नहीं जबकि एक राउंड शेप में है। बट विथ द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस दे केम टू नो दैट द अर्थ इज़ एक्चुअली स्पेरिकल इन शेप। बट जब धीरे धीरे साइंस की फील्ड में प्रोग्रेस होने लगी तब पता चला कि अर्थ एक्चुअली ना तो फ्लैट शेप में है ना ही राउंड शेप में है। एक्चुअली अर्थ है तो शेप में स्पेरिकल शेप में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये इमेज है ये आपकी स्पेस के द्वारा इमेज ली गई हुई है। इसमें आपका ये अर्थ स्पेरिकल शेप में दिखाई पड़ रहा है। एज प्रोवाइडेड बाय द एक्सप्लोरर्स एंड एस्ट्रोनॉमर। जैसा कि एस्ट्रोनॉमर्स जो लोग स्टार्स और सन सोलर सिस्टम के बारे में ज्ञान रखते हैं उन्होंने ये प्रूव किया है कि अर्थ एक्चुअली स्पेरिकल शेप में है। और इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं, ये पिक्चर आपकी स्पेस के द्वारा से ली गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये अर्थ ना कि फ्लैट सरफेस में है ना ही राउंड सरफेस में है, ये एक्चुअली स्पेरिकल सरफेस में है।
अभी हम लोगों ने अर्थ के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि आखिरकार अर्थ है क्या। अर्थ की स्टोरी पढ़ी कि ये फ्लैट नहीं है, ये एक्चुअली स्फेरिकल शेप में है। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के सरफेस के बारे में कि अर्थ पे माउंटेन्स हैं किस तरह के हैं, रिवर्स किस तरह की हैं, और इसको लैंड वाटर कितने % है, ये सब जोग्राफिकल फीचर्स इसके पढ़ेंगे अर्थ सरफेस के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोर देन 70% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाई वाटर बॉडीज़। जो अर्थ प्लैनेट है इसका 70% से ज़्यादा जो एरिया है वो वाटर बॉडीज़ से कवर है। मतलब कि 70%, मोर देन 70% एरिया इज़ कवर्ड विद वाटर बॉडीज़। इट लुक्स लाइक ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम द स्पेस। ये जब हम लोग अर्थ को स्पेस से देखते हैं तो ये ब्लू दिखता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका मोर देन 70% एरिया किससे घिरा हुआ है? वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। इसी का यही कारण है कि अर्थ हम लोगों को स्पेस से ब्लू कलर में दिखता है। दिस इज द रीज़न वाई द अर्थ लाइक लुक्स ब्लू व्हेन सी फ्रॉम द स्पेस। द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स। अब जो ये अर्थ है, जो इसमें लार्ज लैंड मासेस हैं उनको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट्स, और जो लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं उनको ओशियंस में। जो हमारा अर्थ सरफेस है ये एक कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस में डिवाइड किया गया है। कॉन्टिनेंट्स जो लैंड मासेस हैं, बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, उनको कॉन्टिनेंट्स बोलेंगे, और जो बड़ी बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ओशियंस। दे आर द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 4 मेजर ओशियंस ऑन द अर्थ। तो हमारा जो अर्थ है उसको 4 मेजर ओशियंस, 4 ओशियंस में और 7 कॉन्टिनेंट्स में बांटा गया है। तो वो 7 कॉन्टिनेंट्स क्या क्या हैं? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अभी हम आपको ये मैप में भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये अर्थ को हमारे इन 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है और ये 4 मेजर ओशियंस में डिवाइड किया गया है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स। जैसा कि इसमें दिया गया है, यहाँ पे इन लोगों ने दिखाया है कि अर्थ का जो सरफेस है उसमें जो कॉन्टिनेंट है, एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, और ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एरिया कम है, इसलिए ये हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आ जाता है। फॉर द रिकॉर्ड के लिए एक यहाँ पे आपका फैक्ट दिया गया है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? अंटार्कटिका इज़ ओनली प्लैनेट हैविंग नो ह्यूमन पॉपुलेशन। अंटार्कटिका एक ऐसा प्लैनेट है, ऐसी जगह है, वो भी एक कॉन्टिनेंट के अंतर्गत ही आता है, लेकिन वो एक ऐसी जगह है वहाँ पर कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन ना होने का कारण यह है कि वहाँ पे 90% से ज़्यादा जो एरिया है वो आइस से कवर रहता है, वो भी पूरे ईयर में। थ्रू आउट द ईयर द 90% ऑफ द एरिया इज़ कवर्ड विथ आइस। तो यही कारण है कि अंटार्कटिका में ह्यूमन पॉपुलेशन क्यों नहीं है। The 4 main oceans are the Pacific Oceans, Atlantic Oceans, Indian Ocean and Arctic Ocean। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे। अब यहाँ पे आपके 4 ओशियंस दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पे पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ये 4 ओशियंस में हमारे ये प्लैनेट को डिवाइड किया गया है, और 7 कॉन्टिनेंट्स में द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट एंड द आर्कटिक ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट। जो हमारा पैसिफिक ओशियन है ये सबसे लार्जेस्ट ओशियन माना गया है, और ये आर्कटिक ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट। जो हमारे अर्थ प्लैनेट पे आर्कटिक ओशियन है ये सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है, और जो पैसिफिक ओशियन है ये सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। वाटर सराउंड अंटार्कटिका फ्रॉम ऑल साइड्स। जो अंटार्कटिका एक ये आपका कॉन्टिनेंट है, इस जो ये चारों तरफ वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। Some geographers have named the water body that surrounds Antarctica as Southern Ocean। कुछ जियोग्राफर्स ने इसको, जो अंटार्कटिका है ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए वो पानी को कुछ लोगों ने, जियोग्राफर्स ने नाम दिया है साउथर्न ओशियन। तो अभी हमने ये जो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस को पढ़ा, और हम इसे मैप के द्वारा समझेंगे क्योंकि मैप से समझने में हमें अच्छे से और समझ में आता है। तो देखते हैं मैप में, यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स आपके दिए गए हैं। सबसे पहले आपका ये एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये एशिया कॉन्टिनेंट है आपका। देन इसके बाद ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है,
और ये यूरोप, एंड हियर द अफ्रीका, ये आपका देख सकते हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये है आपका साउथ अमेरिका, जो ये कवर्ड एरिया है ये आपका साउथ अमेरिका है। और इसके बाद जो लास्ट एंड सेवंथ कॉन्टिनेंट है वो है हमारा नॉर्थ अमेरिका। तो ये थे आपके कॉन्टिनेंट्स। और जो सेवंथ हमारा कॉन्टिनेंट है वो है अंटार्कटिका। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एरिया जो कवर है ये अंटार्कटिका का एरिया है। और जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो 4 ओशियंस भी हैं वो आपके ओशियंस यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपका इंडियन ओशियन है, देन इसके बाद यहाँ पे आपका ये अटलांटिक ओशियन दिया गया है, और ये आपका आर्कटिक ओशियन, ये आपका आर्कटिक ओशियन है, और ये आपका पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन को ये आपका इधर नॉर्थ वाला है तो इसे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन बोलेंगे, और ये जो नॉर्थ अटलांटिक है तो इसे नॉर्थ अटलांटिक बोलेंगे। इनके जो हिस्से नॉर्थ में हैं या साउथ में उनको हम लोगों ने नॉर्थ या साउथ के नाम से भी रखा है। तो अभी हम लोगों ने ये मैप में समझा कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस को। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा चैप्टर का जैसे कि नेम था ग्लोब, वो टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ग्लोब क्या है, व्हाट इज़ ए ग्लोब। टू स्टडी द अर्थ एंड इट्स फीचर्स वी यूज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ नॉन एज ग्लोब। हम लोग एक अर्थ की स्टडी करने के लिए एक और उसके फीचर्स की स्टडी करने के लिए उसके फीचर्स को जानने के लिए एक अर्थ का मॉडल है, अर्थ का एक मॉडल एक रूप है, उसी को हम ग्लोब बोलते हैं। जैसा कि हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझेंगे कि जिस तरह से बड़े कुछ लोगों की मूर्तियां हम छोटे रूप में बनाते हैं, उसी तरह से एक अर्थ का ये एक जो छोटा रूप हम लोगों ने बनाया है उसी को हम लोग ग्लोब बोलते हैं। जो अर्थ का एक छोटा रूप है उसी को हम लोग ग्लोब बोलेंगे। वी कैन सी शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियंस एंड सीज ऑन द ग्लोब। हम लोग ये जो हमारा ग्लोब है ये इसमें हम लोग इसका शेप, साइज, लोकेशन, वेरियस कॉन्टिनेंट्स, इसमें कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियन, सीज सभी चीज़ें इस हम लोग ग्लोब के द्वारा पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये ग्लोब स्टडी अर्थ की स्टडी करने के लिए ही बनाया गया है। इट गिव्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस एज इट इज़ स्पेरिकल शेप। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका स्पेरिकल शेप में ये ग्लोब का फिगर दिया गया है। ये पिक्चर एक्यूरेट पिक्चर है बिल्कुल कि अर्थ जो सरफेस है वो एक स्पेरिकल शेप में है, जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है। द ग्लोब हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। जो ग्लोब है उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। वी कॉल दीज पॉइंट्स द पोल्स। अब जो आपका जो ग्लोब है उसमें 2 एंड्स पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ से आपका एक यहाँ पे एंड पॉइंट है और इसके बाद एक यहाँ पे एंड पॉइंट है। इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल्स। इन पॉइंट्स को 2 जो एंड पॉइंट्स हैं उनको हम लोग पोल्स बोलते हैं। द नॉर्थर्न पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड द पोल। जैसा कि आपका ये वाला यहाँ पे ये दिया गया है, ये आपका नॉर्थ में है इसलिए हम इसे नॉर्थ पोल बोलेंगे, और ये आपका साउथ में है इसलिए हम इसे साउथ पोल बोलेंगे। नॉर्थ पोल एंड द साउथर्न पॉइंट्स ऑन इट्स बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल। द नॉर्थर्न पॉइंट ऑन द टॉप, जो टॉप में है हमारा नॉर्थ में है उसे हम लोग नॉर्थर्न पोल बोलेंगे, जो कि आपका यहाँ पे है स्थिर, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा साउथर्न पॉइंट और सबसे नीचे यहाँ पे बॉटम में है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ पोल। तो ये हमारे जो ग्लोब के हैं 2 एंड पॉइंट्स हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। देयर इज़ एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल विद द साउथ पोल। अब यहाँ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस भी ड्रॉ की गई हैं, जैसे कि हम लोग ओनली ये ग्लोब्स में ड्रा की जाती हैं। इमेजिनरी लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो कनेक्ट होती हैं, दिस इज़ कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस, अर्थ एक्सिस बोलेंगे। एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द 2 पोल्स रन्स एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर। अब इन 2 पोल्स के बीच में जो एक हाफ ऑफ करता है ग्लोब को या अर्थ को, माने कि हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, उस लाइन को बोलेंगे इक्वेटर। क्या बोलेंगे, इक्वेटर। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड हेमिस्फीयर्स। अब इक्वेटर का क्या वर्क है, इक्वेटर ने ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उन 2 पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पार्ट्स इज इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड द हेमिस्फीयर। इन 2 पार्ट्स को हम लोग हेमिस्फीयर बोलेंगे। द रीजन बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्लोब में आपकी
जो लाइन यहाँ पे बीच से ड्रा की गई है, ये लाइन, ये आपका इक्वेटर है, और जो यहाँ तक ये वाला हिस्सा आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और जो ये नीचे वाला हिस्सा होगा इसे क्या बोलेंगे, साउथर्न हेमिस्फीयर। जो बीच में लाइन इनको ग्लोब को या अर्थ को मान लें तो टू पार्ट्स में जो डिवाइड करती है उसे हम लोग बोलेंगे इक्वेटर। क्या बोलेंगे, इक्वेटर। The region between the equator and the north pole is called the northern hemisphere। जो अभी हमने देखा कि इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच का जो यहाँ से ये वाला रीजन है इसे हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और नीचे वाला जो इक्वेटर से लेकर साउथ पोल हमारा यहाँ पर स्थित है, और जो ये वाला एरिया होगा इसे हम लोग साउथर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ग्लोब के बारे में कि ग्लोब क्या था। अब हम इसके बारे में स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, और जो इस चैप्टर के अंतर्गत और भी टॉपिक्स थे वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।